हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 21 है हमारा 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ का। और जो आज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, आज उसको फील करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं। देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला में एक वर्ड आ रहा है, डेट इज़ डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन डालूंगा कि डायमेंशन क्या होते हैं। अब देखो, डायमेंशन आप फिजिक्स की भाषा में नहीं पूछ रहा हूँ, डायमेंशन मैं पूछ रहा हूँ जनरल लाइफ में। एक डायमेंशंस का मतलब क्या होता है जनरल लाइफ में। तो देखो, डायमेंशन का अगर मैं आपको जनरल लाइफ मीनिंग समझाना चाहूँ तो एक चीज़ की कितना विस्तार है उसको बोलते हैं उसका डायमेंशन। विस्तार, विस्तार का मतलब है, अगर मैं बोलूँ कि मान लो आपके पास एक सोने का पीस है, सोने का टुकड़ा है। तो वो सोने का टुकड़ा, उसका विस्तार कितना है, वो कितना ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज उसका डायमेंशन। जैसे मैं बोलूँ आपका एक रूम है तो हम बोलते हैं ना रूम का डायमेंशन कितना है ना। जैसे 225 स्क्वायर फीट का रूम है, 150 स्क्वायर फीट का रूम है, तो वो उसका डायमेंशन हो जाता है। तो जनरल डायमेंशन का मतलब कुछ एरिया वॉल्यूम हो सकता है, बट डायमेंशन का जनरल मतलब जो होता है वो होता है विस्तार। जैसे मैं बोलूँ आपकी सोच, उसका भी एक दायरा होगा, उसका भी एक डायमेंशन होगा। कोई सोचता है कि भाई मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट कमाऊंगा। कोई सोचता है वही मैं बड़ा इंसान तो बनूंगा पर मैं पैसे कमा के बड़ा इंसान बनूंगा। तो किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए आपकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड क्या कर रहा है, मतलब अंतर क्या है दोनों चीज़ों में, तो उनकी विस्तारता पे डिपेंडेंट है, उनके डायमेंशंस पे डिपेंडेंट है। वैसे ही फिजिक्स में क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी का मतलब क्या? अरे एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज क्वांटिटी। मतलब स्पेसिफिकली बोलूँ तो मैं एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं क्या आप अपने गुस्से को मेजर कर सकते हैं, तो बोलोगे नहीं मेजर कर सकते हैं। मेरा काम मेरी मम्मी ने नहीं करी, मैंने मम्मी का काम नहीं किया, मम्मी मुझ पर गुस्सा हो रही है, तो क्या उस गुस्से का कोई मेजरमेंट है? नहीं है। वेयर एज तुमने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के, मतलब मान लो ये शहर ए है, इससे शहर बी में तुम चल के गए, शहर ए से शहर बी में चल के गए, कितनी लेंथ थी? 320 किलोमीटर। तुमने बोला ना कि मैंने 320 किलोमीटर चल के गया, तुमने मेजर किया ना, तुमने धक्का लगाया, फोर्स लगाया, न्यूटन में मेजर किया ना, तुमने टाइम देखा कितना हो रहा था, जितना भी टाइम हो रहा है तुमने मेजर किया ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भैया फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है? देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ना, मैंने क्या बताया, डायमेंशन को बताता है। तो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को बताता है। फील करके देखो, उसकी सोच को बताता है। जैसे मैंने बोला एक फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उस फोर्स की सोच क्या है? क्या वो बहुत बड़ा सोच रहा है? क्या वो पैसे कमाने का सोच रहा है? समझ के देख, फील करके देख, क्या वो बड़ा सामान सोच रहा है? क्या वो पैसे कमाने का सोच रहा है कि नहीं? क्या वो इज्जत कमाने का सोच रहा है? एक इंसान का बड़ा सोचना उसकी सोच होती है, उसका डायमेंशन होता है। वैसे ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग 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 डायमेंशन होता है, और उसी डिपेंडेंसी को, उसी चीज़ों को जो वो फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डिपेंड कर रही है उसको निकालते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला से। फिर से सुनो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई एक इंसान था जिसका नाम था चिंकू, ठीक है। एक इंसान था जिसका नाम था चिंकू। चिंकू ने टाइम देखा और टाइम फॉर एग्जांपल हो रहा था कितना? 4:52, ठीक, 4:52। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये क्या देखा इसने? भैया ये देखा इसने एक टाइम। तो मैं तुमसे बोलूँगा क्या ये टाइम को तुमने मेजर कर पाए? तो बोलोगे हाँ भाई मैंने मेजर कर पाया है। तो क्या ये टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ भैया फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी को फील करना है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स को फील करना है, फंडामेंटल, यहाँ पर भी मैं बहुत छोटा छोटा बता रहा हूँ, क्यों? जितना मुझे रिक्वायर्ड है डायमेंशनल फॉर्मूला में मैं उतना बताते हुए चल रहा हूँ। वेयरएज अगर आपको फील करना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट की सीरीज में हमने पढ़ाया है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जा करके उस वीडियो को देखना और फील करना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। उसके पहले ये वीडियो देखो, ठीक है। मैं क्या बोला कि चिंकू ने टाइम देखा और टाइम कितना हो रहा था? 4:52, ठीक है। और उसने देखा क्या? टाइम देखा, ये 4:52
ऑन टाइम है भाई। तो क्या ये टाइम को तुमने मेजर कर पाया? मेजर मतलब क्या? देख पाया, एनालाइज कर पाया? हाँ, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये टाइम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसके डायमेंशंस क्या है, देखो इसकी सोच क्या है। तुम बोलोगे टाइम सिर्फ टाइम के बारे में सोचता है, टाइम कोई लेंथ के बारे में नहीं सोचता है, टाइम किसी का मास की डिपेंडेंसी नहीं होती है, मतलब टाइम सिर्फ और सिर्फ टाइम के बारे में सोचता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस टाइम की जो डिपेंडेंसी है, इस टाइम की जो डिपेंडेंसी है, इस टाइम की जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। अब इसी एग्जाम्पल में तुमने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 2 में तुमने क्या किया, इस चिंकू को तुमने बोला आओ भाई एक अलमारी को धक्का देना चालू करो, एक अलमारी को धक्का देना चालू करो। और चिंकू ने लगाया क्या, दम लगा के हाइशा। चिंकू ने लगाया क्या, दम लगा के हाइशा। क्या होगा, मान लो चिंकू ने दम लगा के हाइशा लगाया और चिंटू ने इसको धक्का दे करके यहाँ पहुँचा दिया। उस धक्का देने में जितना इसको फोर्स लगा, फॉर एग्जाम्पल लगा 100 न्यूटन। सबसे पहले ये जो फोर्स है, मैं तुमसे पूछूंगा क्या ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या तुमने इस फोर्स को नाप पाया? हाँ, क्यों? क्योंकि तुमने लिख दिया ना 100 न्यूटन, तो तुमने नाप पाया। हाँ, तो सबसे पहली बात, ये जो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। हाँ भाई, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक। अब मैं तुमसे क्वेश्चन डालूंगा, ये फोर्स की डिपेंडेंसी क्या है? इस फोर्स का अरे सोच क्या है? इस फोर्स की डिपेंडेंसी क्या है? तो कैसे फाइंड करोगे डिपेंडेंसी? हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चलो मैंने इसको v/t लिख लिया। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा, मास अपनी जगह में था, वेलोसिटी को लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो एक टाइम था, दूसरा टाइम का स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, ये फोर्स कहां पर आकर के रुक रहा है? ये फोर्स बोल रहा है कि मैं डिपेंड कर रहा हूं, ये m क्या था, ये डिपेंड कर रहा हूं मैं मास पे डिपेंड कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या डिपेंड कर रहा हूं, s क्या है, डिस्टेंस, तो मैं लेंथ पे डिपेंड कर रहा हूं, ठीक है। फिर आप नीचे देखो तो मैं, ये t क्या है, ये टाइम है, मैं टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा फील आएगा कि यहां पर ये फोर्स है ना, अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। और ये डिपेंडेंसी दिखाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। स्पेसिफिकली बोलूं तो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। और हम ये चीज जानते हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे फिजिक्स में बेसिकली 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटी जो खुद में सक्षम है। क्या टाइम को कोई और चीज की रिक्वायरमेंट थी? देखो टाइम की डिपेंडेंसी तेरे सिर्फ और सिर्फ टाइम है। अगर मैं यहीं तीसरे एग्जांपल में बोलूं, चलो तीसरा एग्जांपल क्यों, इसको एग्जांपल नंबर 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, प्री रिज्यूमेड एग्जांपल। अब यहाँ पर ये चिंकू ही था, इस चिंकू ने ए शहर से बी शहर में मूव किया। कितना चला? 320 किलोमीटर चला। ये क्या था? ये एक डिस्टेंस था। क्या डिस्टेंस किसी और पे डिपेंड कर रहा है? क्या डिस्टेंस, क्या लेंथ किसी और पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है, लेंथ खुद में सक्षम है। तो इस डिस्टेंस की डिपेंडेंसी क्या है? इस डिस्टेंस की डिपेंडेंसी खुद में है, दैट इज लेंथ पर है। क्या ये फील हो रहा है कि आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला बताता क्या है? देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो तो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले ये फील होना चाहिए भाई कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका दिखाता क्या है। ये एक डिपेंडेंसी दिखाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पर, ठीक है। चलो इस पॉइंट को हम लिखते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि भाई जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या बताता है? tells the dependency of any physical quantity on किस पे? भैया बता दो, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। ये भाई कंफ्यूज नहीं होना है, PQ FQ DF क्या लिखा है भैया? DF है। डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है डिपेंडेंसी किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दो भैया, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लिख दिया आपने, जिसको
जिसको हमने मेजर कर सकते हैं। चलो भैया थोड़ा अच्छे से लिख दो यार, लिख देते हैं, चलो भाई, चलो 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 इसको अच्छे से लिख देते हैं ना, PQ मत लिखो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज आप। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कितने प्रकार की होती है भैया, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, हमने पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बस लिख बस दे रहा हूँ। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी जो होती है वो होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो मुझे बताओ कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो साइंटिस्ट ने देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में, जिसको लिख करके रखी कि ये होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या, वो क्वांटिटी जो खुद पर डिपेंड करे और किसी पर डिपेंड ना करे, जो सक्षम हो, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। कितनी होती है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है भैया। तो पहली क्वांटिटी आप बोलते हो मास होती है। ठीक है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी क्या होती है भैया, कुछ नहीं होती है, लेंथ होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है भैया, टाइम होती है। हाँ भाई हो गई टाइम। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई भैया, आप बोलोगे टेम्परेचर होती है। ठीक है, मैं बोलूँगा हाँ भैया। पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी की छठी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है भैया, है ना, छठी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या मैंने बोला, मैंने बोला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सातवीं फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, देखो कौन कौन सी हो गई, मास हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और होती है जो करंट होती है। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो मास को कैपिटल M से आप जनरली अभी हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। मास की यूनिट क्या होती है, चलो यहाँ पर यूनिट नहीं है, यूनिट वाली जो चीज़ है, आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी फिजिकल क्वांटिटीज, वहाँ पर वाले लेक्चर में हमने यूनिट सब कुछ देखा था। अच्छा, अब देखो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। जैसे एक बार मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर फोर्स देखो, क्या ये फोर्स मास पे, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या फोर्स खुद में सक्षम है, नहीं है। फोर्स इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। Fundamental quantities are self-sufficient, but derived quantities are not self-sufficient. यहाँ पर force is not self-sufficient, इसलिए ये होती है derived। अरे भाई देखो force है, derive किससे हुआ, मास से, लेंथ से, टाइम से, that is the reason इसको बोलते हैं derived quantity। तो derived quantity क्या होती है, they are not self-sufficient, not self-sufficient, not self-sufficient। क्या कोई समझ में दिक्कत, क्या कोई दिक्कत है आपको, क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ भाई समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि एक डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या बताता है। अभी हमने ये नहीं देखा कि क्या होता है, सिर्फ हमने ये देखा कि क्या बताता है। तो क्या बताता है भाई, डिपेंडेंसी बताता है। किसकी डिपेंडेंसी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैंने बोला लेंथ की डिपेंडेंसी, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि भाई लेंथ खुद में सक्षम है। ठीक है, फोर्स खुद, फोर्स क्या है, एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक दो एग्जांपल लिख देते हैं। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई फोर्स क्या है, तो तुम बोलोगे फोर्स है भैया, क्या होता है, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई कि एक्सेलरेशन बता दो क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो तुम बोलोगे एक्सेलरेशन, देखो यहाँ से निकालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऐसे भी निकाल सकते हो ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी क्या खुद पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, मतलब देखो यहाँ पर, यहाँ वेलोसिटी भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, अलग अलग चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिराइव हो रहा है, दैट इज द रीजन ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या खत्म कर दिया कि भैया डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है। अब हम चालू करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला को थोड़ा सा धागा खोलने। ठीक है, तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप ध्यान से कभी पढ़े होगे और अगर नहीं भी पढ़े हो तो समझना, डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या होता है। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, बोलो हाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कोई भी क्वांटिटी को जब हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, या मैं बोलूं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, मास होता है तो मास का m लिया, ठीक है, फिर लेंथ का l लिया, फिर टाइम का t लिया। ठीक है, टाइम का t लिया। अब देखो इसकी पावर चलती है, यहाँ कुछ पावर होगी, यहाँ कुछ पावर होगी, यहाँ कुछ पावर होगी। ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फिर उसके बाद क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को किस में नापते हो, केल्विन में नापते हो, तो इसकी कोई पावर होगी। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होता है भैया, मोल होता है, MOL। ठीक है, मोल है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या होता है, कैंडिला, जिसको हम CD से नापते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, करंट, करंट का आप किससे नापते हो, एम्पियर से नापते हो।
हो। अब इन सब की ना कुछ पावर होती है। अब बस ऐसे समझो, ये क्या लिखा है, दिस इज नथिंग, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हम देखते हैं ये चीज क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता था, डिपेंडेंसी बताता था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। किस पर डिपेंडेंसी, कि भाई वो कितना डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो ये सारी की सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपको बस इतना भी समझना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा। अब चालू करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। भाई आप बताओ लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है इन सब में, ठीक। कैसे करोगे भाई, देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ क्या आएगा, तुम बता दो जरा फटाफट क्या आएगा। देखो क्या आएगा, क्रॉस ब्रैकेट करोगे, क्या लेंथ m जो है वो मास है, m जो है वो मास है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ ये m से आता है, यहाँ ये l से आता है, यहाँ ये t से आता है टाइम, टेम्परेचर केल्विन k से आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो MOL मोल से आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD से आता है, करंट जो है एम्पियर A से आता है, ठीक। क्या लेंथ मास पे डिपेंड करता है, नहीं, मतलब मास पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं है, तो पावर 0 चढ़ाओगे। फिर L क्या था, लेंथ था, क्या लेंथ डिपेंडेंसी है लेंथ की, हाँ भाई कैसी, अरे 1 टाइम्स था, लेंथ खुद में एक बार आया, एक बार, ठीक। फिर टाइम पे डिपेंडेंट है, नहीं है, तो t की पावर 0। जनरली डायमेंशनल फॉर्मूला में जब आप पढ़ रहे हो तब आप देखते हो कि हम इन जनरल 3 क्वांटिटीज को ही लेकर के चलते हैं। होती तो ये सब क्वांटिटी है, ये सारी की सारी क्वांटिटी है, बट जनरली एक हम डायमेंशनल फॉर्मूला को MLT के फॉर्मेट में ही लेकर के चलते हैं और इसको हम कर देंगे क्लोज। आप चाहो तो लिखते रहो कि की पावर 0, m मोल की पावर 0, CD की पावर 0, एम्पियर की पावर 0, बट ऐसा नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमको छोटा बनाना है भाई। बट एक्चुअली में आपको पूरी डिपेंडेंसी पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और उसी डिपेंडेंसी को बताता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या फील हो रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आपको जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो होता क्या है, फिजिक्स में अनगिनत आपके कौन से हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, 100 200 300 डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो क्या सभी का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए? देखो याद नहीं होना चाहिए, बट आपको निकालते जरूर आना चाहिए। और कैसे निकलेगा ये? निकलेगा तब जैसे आप धीरे धीरे फिजिक्स को पढ़ोगे, आप क्लास 11th पढ़ोगे, आप 12th पढ़ोगे, आप कॉम्पिटिशन में पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि मुझे याद होते जा रहा है। ये F = ma मैं कैसे लगा पा रहा हूँ भाई? मैं 10 से 12 साल से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, और जब मैं 10 से 12 साल फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तब मुझे फॉर्मूलेस याद हुए हैं, तब मैं इनकी डिपेंडेंसी निकाल पा रहा हूँ, तब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप जब ऐसी फिजिक्स को टाइम दोगे तो आप देखोगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला याद कोई नहीं करता है, मुझे भी याद नहीं है भाई। बट हाँ, अगर कोई मुझे पूछेगा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं वहाँ पर डिराइव करूँगा, 3-4 सेकंड लूँगा और डिराइव करके आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो लेंथ का आपको समझ में आया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे, है ना, ये फर्स्ट एग्जांपल था, अगर मैं आपसे मैं बोलूं तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जरा फटाक से बता दो। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? MLT, M क्या है? मास है, L क्या है? लेंथ है, T क्या है? टाइम है, ठीक है। तो क्या मास पे डिपेंड करता है? हाँ भैया, तो पावर 1 चढ़ा दो, ठीक। क्या मास लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं भैया, तो पावर 0। क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्या 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आप निकाल दोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कैंडेला का बताओ, तो कैंडेला में क्या करोगे? अरे कैंडेला किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अगर किसी ने पूछा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, सब की पावर 0 करोगे, CD की पावर 1 कर दोगे, क्योंकि कैंडेला पे डिपेंड कर रहा है ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? क्या फील हो रहा है? हाँ भैया फील हो रहा है। चलो अब आते हैं भाई फोर्स पर, ठीक है। अब आते हैं फोर्स पर। चलो फोर्स से पहले थोड़ा सा हम वेलोसिटी को देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को देखते हैं, ठीक। वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। बताओ भाई वेलोसिटी क्या होता है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले वेलोसिटी का आप नाप सकते हो। हाँ भाई, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो वेलोसिटी तो होती है भाई, 30 की स्पीड, 40 की वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है, ठीक है। टाइम क्या है? अबे टाइम तो टाइम ही है ना, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ,
बताओ ये वेलोसिटी की डिपेंडेंसी किस किस पर, लेंथ पर टाइम पर। जरा लिख दो जरा डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या इसकी डिपेंडेंसी मास पे आ रही है, नहीं तो मास की पावर 0। क्या लेंथ पे आ रही है, देखो हाँ लेंथ पे आ रही है पर लेंथ ऊपर है तो पावर आएगी 1। टाइम पे आ रही है, हाँ पर टाइम की इनवर्स में आ रही है, देखो टाइम नीचे है तो टी की पावर कितनी, -1। क्या आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते आ गया? मेरे को याद नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला, बट अगर मेरे से कोई पूछेगा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मैं आंख बंद करूंगा और सोचूंगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस जो है बाय टाइम, मास का कोई टर्म नहीं आ रहा तो m की पावर 0 होगा। अगर डिस्टेंस है तो लेंथ की पावर 1 चढ़ रहा होगा, और अगर टाइम नीचे है तो t की पावर -1 चढ़ रहा होगा। और ये मैं ऐसे करके वेलोसिटी का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। तो फटाफट आप क्या करोगे, अब इन एग्जांपल्स को नोट करोगे। कहाँ से नोट करना है भाई, सबसे पहले आपको नोट करना है कहाँ से, यहाँ से ये नोट करोगे पूरा का पूरा, ठीक है। फिर ये नोट करोगे, फिर ये एग्जांपल नोट करोगे। ये अभी ज़रूरी नहीं है एग्जांपल, अगर करना है तो साइड में फटाक से नोट कर लो। फिर उसके बाद हम करते हैं बोर्ड को रब और करते हैं हमारे और सारे एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल करेंगे। और आप देखते चले जाओगे कि भैया डायमेंशन फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं होती है, डायमेंशन फॉर्मूला फील करने की नीड होती है। पर पॉइंट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आज निकालते आ जाएगा। कब, जब आपको फॉर्मूला याद होंगे। और फॉर्मूला कब याद होंगे, जब आप फिजिक्स को टाइम दोगे। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सारी की सारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इनके फॉर्मूला क्या होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो गया, उसका भी डायमेंशन होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है। देखो मुझे तो याद है क्योंकि मैंने सालों से फिजिक्स को टाइम दिया है। आपको तब बनेंगे जब आप एक बार फिजिक्स का सिलेबस पूरा खत्म करोगे। और जैसे ही आप खत्म करोगे आप भी बोलोगे भैया कि अगर किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा, अगर मान लो एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप फटाफट नोट करोगे, ठीक है। यहां पर समझना, किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ना। फाइंड, क्या मैंने बोला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहां आता है। आपको तो पता ही नहीं होगा ना, जब तक आपको पता नहीं होगा ये फोर्स कांस्टेंट क्या है तब तक उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। और होता क्या है, कुछ नहीं होता, ये F इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या फिर D स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो K होता है यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अगर तुमको गलती से ये फॉर्मूला मिल गया, बता दो तुम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, तो जो K है इसकी डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, देखो K को यहीं रखो, सबको भेजो, तो ये आ रहा है फोर्स इंटू D का स्क्वायर अपॉन चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर, ठीक। Q1 Q2 या चार्ज ही तो है ना, तो डिपेंडेंसी लिखा रहे तो वैल्यूज का मतलब नहीं है, चार्ज लिखा है, ठीक। अच्छा फोर्स का निकालना क्या होता है, देखो फोर्स का पहले हम सीख लेते हैं। अच्छा फोर्स का तो हमने निकाल ही लिया ना, देखो फोर्स का निकल ही चुका है, देखो 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 देखो। फोर्स की, मुझे एक बात बताओ, फोर्स की डिपेंडेंसी किस किस में आ रही है, देखो देखो ये लिखा है फोर्स की डिपेंडेंसी किस में आ रही है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम खुद बताओगे, देखो तुम बोलोगे भैया फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे, टाइम पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे आएगा फोर्स का डिपेंडेंसी, देखो फोर्स की डिपेंडेंसी आ रही है मास, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, m की पावर ऊपर लिखा है तो 1, ठीक है। देखो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कैसे, 1 की पावर से, ठीक है, तो l की पावर 1। देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है इनवर्स पे, पर नीचे पावर 2 लिखी है, तो टाइम पे डिपेंडेंसी आ रही है mlt -2। अब इसको ऐसे पढ़ सकते हो ना, m की पावर 1 इज m ओनली, l की पावर 1 इज l ओनली, t की पावर -2 इज -2 ओनली। तो इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे mlt -2, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे k का डायमेंशनल फॉर्मूला, आप बोलोगे, यहां पर लिख रहा हूं मैं, आप बोलोगे क्या है, k इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है f, f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बता दो जरा, ये लिखा है mlt की पावर -2 इंटू डी, डी इज वॉट, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है भैया, लेंथ पे, m की पावर 0, m की पावर 0 को नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, हाँ, तो ये होगा लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिखा है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखो अगर आप चार्ज को देखोगे तो Q इज इक्वल्स टू होता है, अगर मैं करंट की बात करूं, देखो देखो देखो, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या होता है, Q/T होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना आ गया, तो चार्ज की डिपेंडेंसी आ गई, ये करंट इंटू टाइम होता है, करंट इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये करंट एम्पियर,
करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। तो इनटू टाइम का होल स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दूं, हाँ भाई ध्यान से समझना। तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहले एम वाली टर्म लिख रहा हूं, तो एम की पावर कितनी, 1 है। एल देखो, एल यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो एल की पावर कितनी, 3, ठीक। फिर टाइम देखते हैं, टाइम -2 यहाँ है, टी टू की पावर यहाँ है, मतलब पावर 2 यहाँ पर है, जब ऊपर जाएगा तो ये भी -2 हो जाएगा, और -2 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। फिर क्या बचा, ए बचा, तो ए की पावर कितना है, देखो 2 है तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये तभी आपसे बना जब आपको ये फॉर्मूला पता था, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, उसके बाद और सारे एग्जांपल्स में हम आते हैं और मिलते हैं। हाँ बोलो। हाँ भाई, क्या फील हो रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ भैया बहुत अच्छे से फील हो रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है, फिर हमने देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालते कैसे हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ नहीं होता है, ये मास, लेंथ, टाइम और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंडेंसी आ रही है, किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे डिपेंडेंट रह रहे हैं, कैसे डिपेंड कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है डायमेंशन फार्मूला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल से अगर आपको किसी ने ऐसा बोला कि मान लो कोई भी आपको एग्जाम्पल है, एक क्वांटिटी ए जिसका डायमेंशनल फार्मूला है m की पावर 1, t की पावर -1 और मान लो एम्पियर की पावर 2, ठीक है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि ये डायमेंशनल, ये जो क्वांटिटी ए है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे ये मास पे डिपेंड कर रही है, हाँ। ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है। देखो लेंथ का टर्म नहीं है, लेंथ का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्मेट में ऐसे लिख सकता हूँ, m की पावर 1, t की पावर -1, l की पावर 0, m l t है ना, l t और एम्पियर का पावर 2। लेंथ की पावर नहीं है, इसके मतलब 1 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब यहाँ लिखा है 1, तो ये लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक क्वांटिटी ए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, किस पर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ये क्वांटिटी किस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप बताओगे ये क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या फील हो रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ भाई फील हो रहा है। तो इन दिस 30 मिनट्स आई थिंक यू हैव फील द डेप्थ ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। कैसे निकालते हैं ये समझ में आया। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। आप क्लास 11th क्लास 12th में कितना मेहनत करते हो, फिजिक्स को कितना अपने अंदर समाते हो। कैसे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था तो बहुत आसान कि फोर्स का, अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप याद रख लो। जैसे मैं बोलूँ फोर्स क्या होता है, तो जनरली फोर्स एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हर एक बेसिकली आपके फिजिक्स के इक्वेशंस में आता है। कोलंबियन फोर्स में भी फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी फोर्स आता है, वेलोसिटी में भी फोर्स आता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर सब में फोर्स आ रहा है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जनरली याद रख लो, जिसका मतलब क्या होता है, ये होता है mlt -2, mlt -2 है ना, याद हो जाता है। जब आप बेसिकली करते रहते हो बार बार चीज़ें ना, तो आपको याद होते जाता है। तो चलो अपन अब मिटा देते हैं और अपन ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं और करना चालू करते हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, हाँ भाई समझ में आ रहा है मेरे को। और अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो टॉपिक बताओ, हम उस टॉपिक की वीडियो लेकर के आएंगे एंड यू विल फील दैट टॉपिक, है ना। हम इस 90 days 90 कॉन्सेप्ट, या मैं बोलूँ तो अधिगम लर्निंग में हम कॉन्सेप्ट को फील करते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझते हैं। वी फील द कॉन्सेप्ट, हम जनरल लाइफ में उसको जोड़ करके उस कॉन्सेप्ट को फील करते हैं, और यही हमारा है टैग, वी फील द कॉन्सेप्ट, वी फील द कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट का फील, ठीक है भाई। तो क्या कर रहे हैं अपन, अब कर रहे हैं ढेर सारे एग्जांपल्स और हम निकालते जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला चालू करते हैं निकालना। चलो, तो सबसे पहले आपने देखा हमने क्या डायमेंशन फार्मूला निकाला, हमने फोर्स का निकाला था। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता था, आपने बताया था मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वहाँ से जब हमने निकाला तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आ रहा था, तो आपका जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आ रहा था वो आ रहा था ml t की पावर -2, यहीं पर लिखा था ml t की पावर -2, ठीक है।
चलो अब डायमेंशनल फार्मूला बता दो, क्या नंबर लिखूं? नहीं भाई, नंबर लिख लो, नंबर मत लिखो, ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटी है ना, कितनों के नंबर लिखोगे, है ना। चलो तो फोर्स का आपने बता दिया, ठीक है। फिर अब मैं तुमसे पूछूं प्रेशर का बता दो, तो प्रेशर क्या होता है? तो देखो फिजिक्स जिसने पढ़ा उसको प्रेशर पता होगा। प्रेशर क्या होता है? कुछ नहीं भैया, प्रेशर होता है फोर्स, एक एरिया पे कितना लग रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे इस बोर्ड पे, इस बोर्ड पे, इस एरिया पे, इस मार्कर से मैंने कितना प्रेशर लगाया, कितना फोर्स लगाया, उसको बोलेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर। ठीक है, क्या होता है भैया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है क्या होता है? ये होता है MLT-2। और एरिया क्या है भाई? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, और दोनों ही किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सिर्फ लेंथ पे, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये m⁻0 है, लेंथ के स्क्वायर पे और t⁻0 पे डिपेंडेंसी। हाँ भैया, और जैसे ही आपको दिखाई दिया तो क्या आप इसको ये बोल सकते हो कि ये लिखा है क्या? बता दो जरा क्या लिखा है। मास क्या कितना आया? देखो ऊपर 1 नीचे 0 तो 1 आ गया, ठीक है। लेंथ क्या है? देखो L ऊपर 1 है, L नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? L⁻⁻1। कैसे? 1 - 2 -1, ठीक है। T की पावर कितनी है? -2। तो ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। हाँ भाई प्रेशर का आ गया। क्या आप ऐसे करके हर एक चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो? हाँ भाई निकाल सकते हैं। अगर मैं किसी ने पूछा कि भाई डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी, तो डेंसिटी को जनरली हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? देखो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? घनत्व, मतलब कितना मास कितने वॉल्यूम में है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अगर मैं बोलूँ तो भाई आपने कमरा लिया, उसमें ढेर सारे लोग ठूस के रख दिए, तो वहाँ पर लोगों की जो है डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और एक कमरा में 2-4 लोग बस हैं तो वहाँ की डेंसिटी ऑफ द पर्सन इज वेरी लो। तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है भैया? मास खुद में एक भी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, m⁻1 L⁻0 T⁻0। ठीक है भैया, ये हो गया। फिर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों की तीनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे। तो भैया मास की पावर 0 हो जाएगी, लेंथ 3 हो जाएगी, और टाइम पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो आपने लिख दिया भैया वॉल्यूम का भी डायमेंशनल फार्मूला खुद से, है ना। देख रहे हो कैसे डायमेंशनल फार्मूला मैं खुद से बनाते जा रहा हूँ, खुद ब खुद। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो तो मास पे कितनी डिपेंडेंसी आई? पावर ऊपर 1 थी, नीचे 0 थी, ऊपर जाएगा तो भैया ये तो 0 0 है, मतलब ये तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। m⁻1। फिर L में कितना टर्म आएगा? देखो ऊपर 0 नीचे 3, मतलब -3, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और टी पे डिपेंडेंसी कितनी? T⁻0। क्या आपको फील हो रहा है कि डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है? ठीक है भैया। अब अगला अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन का बता दो जरा क्या होता है? एक्सेलरेशन ए होता क्या है? कुछ नहीं होता भैया, फोर्स बाय मास होता है। अरे भाई फोर्स बाय मास, F = ma होता है ना, तो एक्सेलरेशन = फोर्स बाय मास। अब देखो ये चीज मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिजिक्स को टाइम दिया है ना। जब आप टाइम देते जाओगे तब लिखते जाओगे। बता दो जरा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ये होता है MLT-2। और मास क्या है? मास तो m में खुद ही है, तो m⁻1 m⁻m का दोनों कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m⁻0 L⁻1 T⁻2 क्या डायमेंशनल फार्मूला आप छाप दोगे? हाँ भैया हम डायमेंशनल फार्मूला छाप देंगे। ठीक है, आगे एग्जांपल में अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। अब मोमेंटम तुमको पता होना चाहिए भैया होता क्या है, मोमेंटम क्या होता है। अरे किसी चीज का मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम जो होता है वो होता है P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मास इनटू वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मोमेंटम। एक चीज की मास और उसकी वेलोसिटी, इसको मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब इसको मैं मन में बता रहा हूं कैसे करते हैं। देखो कैसे आएगा। ये लिखा है मास, मतलब m⁻1 L⁻0 T⁻0। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम टेकन। तो डायमेंशन फॉर्मूला समझो, ये मास है, इस पे मास का टर्म नहीं आ रहा है, इस पे मास है, तो m की पावर आ गई 1। ठीक, फिर लेंथ इस पे नहीं है, टाइम इस पे नहीं है, लेंथ और टाइम सिर्फ इसमें है, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ की पावर 1, टाइम जो नीचे था T⁻1। क्या आपको फील हुआ कि मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कैसा निकाला? हाँ भैया मुझे फील हुआ कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं, फोर्स का तो हो गया, चलो मैं अगर तुमसे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं, वर्क का कार्य, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क कैसे निकालोगे? आपको पता होना चाहिए वर्क होता क्या है। तो फिजिक्स में वर्क जो होता है W इज नथिंग बट ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं S से लिख दे रहा हूं, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? दूरी। फोर्स मतलब क्या? MLT-2। मैंने बोला था ना फोर्स का आपको याद रहना चाहिए, MLT-2। तो ये क्या आ रहा था? MLT-2, और ये एक डिस्टेंस है, तो m में तो फर्क पड़ नहीं रहा है। m लेंथ, लेंथ देखो इसमें एक थी, इसमें भी एक आ रहा है, MLT
एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। क्या आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फील हो रहा है? हाँ भैया फील होते जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, किसका? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बता दो जरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ये पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, लेट मी सी डिफरेंट पेन। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखो फ्रिक्शन F इज नथिंग बट म्यू इनटू n। अब अगर आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है तो इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं जानते होगे, और अगर आप नहीं जानते हो तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं। तो म्यू क्या होता है यहाँ से बता दो। तो म्यू जो होगा ये होगा F अपॉन n। अच्छा, ये F क्या है? F फ्रिक्शन इज अ फोर्स, यस। ठीक है, n क्या है? n इज अ नॉर्मल, और नॉर्मल खुद में एक फोर्स होता है। तो भाई फोर्स अपॉन फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt -2। फोर नीचे वाले फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, तो डायमेंशन क्या हो गई? नल हो गई। तो ये जो म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये होता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको फील हुआ? हाँ भैया फील हुआ। ठीक है, अगला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता दो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता दो जरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालोगे? पता ही नहीं भैया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कभी पढ़ा ही नहीं है, कैसे पढ़ोगे? पढ़ोगे ना आप 11th क्लास में, तब आप निकाल जाओगे क्या होता है। तो जो फोर्स होता है वो कुछ नहीं होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, m1 m2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये जी होता है, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये जी होता है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। निकालो जरा जी की वैल्यू कितनी आएगी भैया। जी की वैल्यू डी स्क्वायर को वहां भेज दो, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन, ये दोनों क्या है? मासेस हैं। तो क्या मैं इसको मास का स्क्वायर एल की पावर 0 टी की पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। चलो मैं मेन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चालू कर रहा हूँ। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mlt -2। चलो अच्छे से लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे? mlt -2। ठीक है, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, तो मास 0, लेंथ 2, टाइम क्या? 0। ठीक है, अपॉन ये कितना लिखा है? m की पावर 2 एल की पावर 0 टी की पावर 0। चलो लिखना चालू करो। मेन m की बताओ पावर कितनी आएगी, बताओ जरा फटाफट। m की पावर ऊपर 1 है, ये 0 है, नीचे 2 है, तो m की पावर कितनी? -1। बिल्कुल सही बात है। l की पावर कितनी आएगी बता दो जरा। तो l एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3, और नीचे कितने थे? 0, तो 3 के 3 ही रहेंगे। फिर टाइम कितना? टाइम -2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, तो टाइम की वैल्यू कितनी? -2। तो क्या आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू लिख सकते हो? हाँ भाई, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू लिख सकते हैं। बट कब लिख सकते हो? जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता होगा तो आप नहीं लिख सकते। कैसे पता होगा? पढ़ते जाओ फिजिक्स, पढ़ते जाओ, टाइम देते जाओ, और आप देखोगे कि करते हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपसे पूछा भाई वोल्टेज का बता दो, वोल्टेज का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? देखो वोल्टेज का, तो वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज अगर हम बात करें तो वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, W/Q, इसको वोल्टेज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं वोल्टेज। वर्क क्यू क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? देखो अभी हमने निकाला, अभी याद भी नहीं है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे निकालोगे वर्क? कैसे निकालते हैं वर्क? निकालते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे लिखा। चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम, क्योंकि चार्ज खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट होता है और टाइम होता है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने यहाँ पर लिखी थी उसमें करंट था, उसमें चार्ज नहीं था। तो चार्ज को हम लिखते हैं करंट इंटू टाइम से। कैसे पता चलेगा आपको? 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज W/Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, चलो तो करंट इंटू टाइम क्या लिखा मैंने? A इंटू टी। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बता दो जरा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है mlt -2। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है? डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस मतलब सिर्फ लेंथ। ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? A इंटू टी। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ध्यान से समझना। मास में कितना आ रहा है? तो m की पावर कितनी? यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो m की पावर 1। फिर लेंथ में क्या क्या आ रहा है? देखो 1 2, नीचे क्या है? कुछ नहीं है, तो l की पावर 2। टाइम में कितना आ रहा है? देखो -2, और नीचे से एक और आ रहा है तो -3। ठीक है, और देखो यहाँ पर a और आ रहा है जिसकी वैल्यू आएगी -1। तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा mlt में होता? नहीं, देखो यहाँ पर a भी आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला में 7 क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट अभी आप देखिए कि हम जनरली mlt में डील कर रहे थे, यहाँ पर a भी आया। आपका मान लो कैंडिला भी आ सकता है, मोल भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी देखते हैं कैसे। देखो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप जो आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं उसको। कहाँ पढ़ते हो अपन? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। देखो
थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ये सब लिखना है भाई, है ना, जितने भी हमने लिखा है यहाँ तो नोट हो चुके होंगे, है ना, अभी मैं मिटा रहा हूँ, अभी वो सब लिखना है आपको, और लिखोगे नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मत लिखा करना भाई, अगर तब लिखोगे ना भाई समझ में नहीं आएगा। देखो मेरी स्पीड वैसे ही बहुत ज़्यादा है ना, मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को एंगेज रखने की, आई ट्राई टू स्पीक वेरी वेरी फास्ट। क्यों भाई? ऐसा कारण ये है कि स्टूडेंट का एंगेजमेंट बना रहे। व्हेन यू लिसन फास्ट, जब एक आप तेज बोलने वाले की बातें सुनते हो तब आप वहाँ चाह के अटेंटिव रहते हो, चाह के अटेंटिव रहते हो। वेरस मैं अगर धीरे धीरे बोलना चालू कर दूंगा तो आपको तो भैया नींद आ जाएगी, है ना क्या? हाँ भाई नींद आ जाएगी, इस वजह से मैं फास्ट फास्ट बोलता हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, गैस कांस्टेंट का बताना है आपको, ठीक है। गैस कांस्टेंट तो क्या होता है भैया, गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, मैंने गैस कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। गैस कांस्टेंट क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू NRT, और जो R होता है ना इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बता दो जरा R की वैल्यू कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया ये आप PV ऊपर रहने दो अपॉन N इंटू T। अच्छा ये P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और T क्या है, टेम्परेचर है। कैसे डिपेंडेंसी आएगी जरा बताओ। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रेशर याद नहीं है, कैसे निकालेंगे। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, होता कितना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या है, एन इज एन, नंबर ऑफ मोल्स, और अभी हमने टी, देखो हमने फॉर्मूला को जस्ट अभी ब्रेक किया, ठीक। निकालना चालू करो, फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT माइनस 2, क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब सिर्फ लेंथ की टर्म जो कि पावर वाली 3 चल रही है। पावर 3 क्यों आया, अबे वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, 3 लेंथ की टर्म है तो पावर 3 है, ठीक है। ये क्या है, एरिया, एरिया मतलब क्या, लेंथ का स्क्वायर, हाँ भाई ठीक है। ये क्या है, एन, एन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भैया एक तुमने लाया बढ़िया सा क्या, गैस का सिलेंडर, उस पर प्रेशर डाला, उस पर वॉल्यूम डाला, उसके अंदर गैस तो आई ना टेम्परेचर पे, तो वही चीज़ बताता है, कभी फील करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि ये पास्कल लॉ क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये बेसिकली क्या है लिखा है, ये लिखा है मोल, MOL, ठीक है। और ये बेसिकली T क्या है, T इज अ टेम्परेचर। कैसे लिखते हो भैया, केल्विन में लिखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं लिखने का, ठीक है। चलो देखो क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, बता दो जरा फटाफट। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो मास कितना बार आ रहा है, ये MOL 1 है भाई, इसमें M और L अलग लिखना है ना। मास कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो M की पावर 1। लेंथ देखते हैं, 1 बार लेंथ, देखो ये 3 बार लेंथ थी, 2 बार लेंथ इससे उड़ा दूं मैं, हाँ भैया कितनी बार लेंथ बढ़ी, 1 बार लेंथ बची, ठीक है। फिर एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, तो L की पावर कितना, 2। टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना है, -2 यहाँ पर है, कहीं पर और नहीं है, तो T की पावर -2। फिर MOL भी आ रहा है, देखो MOL कितनी बार आ रहा है, -1 बार आ रहा है, और केल्विन भी आ रहा है -1। तो क्या आपको डायमेंशनल फार्मूला समझ में आ रहा है कि सिर्फ उसमें MLT नहीं चलता है, हम जनरली लिखते हैं MLT से, बट उसमें और भी टर्म साथ हो सकती है भाई। तो क्या आपको फील हो रहा है डायमेंशनल फार्मूला, तो हाँ भाई फील हो रहा है। ऐसे ही आप विश्वास नहीं मानोगे, आप 200 से 300 क्वांटिटीज़ आपको किताबों में दी होती है, जहाँ बैठ जाते हो डायमेंशनल फार्मूला को याद करने को। नहीं याद करना है आपको, कभी नहीं याद करना डायमेंशनल फार्मूला। मैंने ये सब जितना भी किया मैंने याद नहीं किया, बस मुझे इतना पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और जैसे ही मुझे पता है तो मैंने इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया। मुझे पता है PV इज इक्वल टू NRT क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, मैंने निकाल दिया गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू। मुझे पता है वोल्टेज क्या होता है, तो मैंने डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वोल्टेज निकाल दिया। और इसी हिसाब से जब आप पढ़ते रहोगे अधिगम लर्निंग से, आप देखते चले जाओगे, आप डायमेंशनल फार्मूला निकलते जा रहा है आपसे। तो इन दिस 21st कॉन्सेप्ट वी हैव फील दैट डायमेंशनल फार्मूला की डेप्थ। आई थिंक इन दिस लेक्चर यू हैव एंजॉयड द डायमेंशनल फार्मूला। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कैसा लग रहा है अधिगम लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट को सीखने में, ठीक है। इसी हिसाब से 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ को हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को फील करते रहो यार। इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन यू फील द सब्जेक्ट, ठीक है। और आप देखते चले जाओगे कि आप फील करते जा रहे हो, लर्न करते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 22 में हम फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।